तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बाबू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। भाई वैसे आप सबको पता होगा कि परावर्तन का दो नियम है, तो दोनों नियमों को हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाबू, परावर्तन का दो नियम है। पहला, फर्स्ट लॉ। सब किसी को पहले से ही पता होगा कि परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे और फिर रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बाबू, यह परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है जी कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी नॉर्मल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में और एक ही प्लेन में होता है। तो याद रखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। बाबू, थोड़ा सा देख भी लेते हैं स्पष्टता के साथ। हमने यहाँ पे बाबू बना दिया एक प्लेट लेकर के, कांच का प्लेट लेकर के पीछे से कलई कर दिया, तो बन गया बाबू ये एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये एक समतल दर्पण है, कांच का प्लेट ले लिए हैं, पीछे से कलई कर दिए हैं, ये बन गया बाबू समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब इस समतल दर्पण पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण आई और आकर के ये पड़ी। समतल दर्पण के इस बिंदु पर प्रकाश की कोई किरण आकर के पड़ रही है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आने वाली इस किरण को, दर्पण पर पड़ने वाली इस किरण को आपतित किरण कहेंगे, इंसिडेंट रे। बाबू, ये किरण इस बिंदु पर आके पड़ी, तो ये है आपतन बिंदु। अब यहाँ पर प्रकाश पड़ने के बाद से दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में चली जाएगी, तो ये आपतित किरण थी और टकराने के बाद जो लौटी है वो परावर्तित किरण है। अब हम लोग इस वाले बिंदु पर दर्पण पर अभिलंब डाल दें, लंब खींच दे, तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो बाबू, ये आपतित किरण जान लीजिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब हम तीनों से होकर गुजरता हुआ, हम तीनों से होकर गुजरता हुआ एक तल खींच सकते हैं। बाबू, ये जो आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ और ये अभिलंब हुआ, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इसी वाले तल में, ये जो तल है एक्चुअली ये दर्पण पर भी लंबवत है। इसी तल में बाबू आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी तल में, ये जो प्लेन हमने खींचा है बैगनी रंग का, वायलेट कलर का, इसी वाले तल में होंगे। तो बाबू, कोई पूछे परावर्तन का पहला नियम क्या है, तो सीधे क्या कहोगे, आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, इसी एक ही तल में होते हैं। डैट मीन्स आप कह सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो भाई ये परावर्तन का फर्स्ट लॉ था। चलिए अब दूसरे नियम की ओर। बाबू, परावर्तन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ।
परावर्तन का दूसरा नियम कहता है जी कि आपतन कोण आई, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बाबू हमेशा याद रखना, सेकंड लॉ है कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आर, यही है परावर्तन का दूसरा नियम। बाबू वैसे दिखा भी दें, एक दर्पण है, इस दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और प्रकाश की किरण आ करके दर्पण के इस बिंदु पर पड़ी और पड़ने के बाद से परावर्तित होकर के वापस लौट गई, तो ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और बाबू ये आपतन बिंदु ओ है। दर्पण पर लंब डाल दें जिसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। बाबू सब कोण इस अभिलंब से नापा जाता है, यही अभिलंब से सब कोण मापते हैं। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जितना कोण बनाती है वो है आपतन कोण आई, और ये परावर्तन कोण आर। तो ये आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, तो आई बराबर आर। यही है एक्चुअली परावर्तन का दूसरा नियम कि आई बराबर आर। कुछ हम एक्स्ट्रा बात और भी जानने का प्रयास करेंगे नोट के रूप में। बाबू अब चलिए देखते हैं आगे की चीज़ों को। अब हम देखते हैं भाई नोट नंबर 1। पहला नोट हम देखेंगे, फर्स्ट नोट। भाई नोट नंबर 1, बाबू हम लोग पहले ही जान गए हैं कि आपतन कोण आई आर के बराबर होता है, आई बराबर आर। बाबू ये परावर्तन का सेकंड लॉ था। अब एक्चुअली आई बराबर आर को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक मिरर है, ये एक दर्पण है बाबू, समतल दर्पण, mm डैश समतल दर्पण है। अब हम क्या किए, समतल दर्पण पर कोई प्रकाश को डालें, समतल दर्पण पर बाबू ये प्रकाश की कोई किरण आई, इधर आ गई और परावर्तित होकर के इधर चली गई, और ये आपतन बिंदु है और ये हमने अभिलंब डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया। हम मान लेते हैं जी कि आपतित किरण की दिशा में, आने वाले किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर हमने चुन लिया आई कैप। आपतित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर हमने ले लिया आई कैप। परावर्तित किरण की दिशा में हमने यूनिट वेक्टर चुन लिया आर कैप, यानी इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, इंसिडेंट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर है आई कैप, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर है आर कैप, और अभिलंब की दिशा में यूनिट वेक्टर चुना एन कैप। बाबू आई कैप इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, आर कैप रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर, और एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो बाबू हम एक्चुअली क्या करते थे, परावर्तन का नियम हम आई बराबर आर लिख देते थे कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, आई बराबर आर। तो आई बराबर आर जो लिखते थे, परावर्तन का सेकंड लॉ था, परावर्तन का सेकंड लॉ था, लेकिन ये स्केलर फॉर्म में था, इन स्केलर फॉर्म, अदिश रूप में था। वो आई बराबर आर को हम वेक्टर फॉर्म में इनके रूप में आई कैप, एन कैप और आर कैप के रूप में लिख सकते हैं। परावर्तन का सेकंड लॉ वही आई बराबर आर जो है ना, यही आई बराबर आर को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाबू वेक्टर फॉर्म में होता यही है कि आर कैप रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप का जो मान होता है, आर कैप बराबर आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये याद रखेंगे, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर होता है आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये बाबू परावर्तन, ये भी आई बराबर आर है, लेकिन ये आपको परावर्तन का सेकंड नियम है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है, इन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली बाबू इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है।
इसका प्रूफ कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो बात रही बाबू नोट नंबर 1 की। अब हम लोग कुछ नई बात और भी जानेंगे। बाबू नोट नंबर 2, देखो ये एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। समतल दर्पण पर बाबू कोई प्रकाश की किरण आ रही है और आकर के पड़ी, तो ये आपतित किरण है। ये आपतन बिंदु भी है, परावर्तन बिंदु भी है, और यहाँ से लाइट परावर्तित होकर के चली गई। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है बिंदु ओ, अभिलंब है। बिंदु ओ आपतन बिंदु है, और बाबू दर्पण पर यहाँ पे लंब डाल दें तो इसको अभिलंब कहेंगे। आपको ये याद रखना चाहिए बाबू कि ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर, और आई और आर एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण आई किसको कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। बाबू इसमें एक नया कोण थीटा जुटने जा रहा है। बाबू इस आपतित किरण और दर्पण के बीच के कोण को हम लोग विसर्पी कोण कहते हैं, विसर्पी कोण थीटा। अच्छा, चूँकि आई और आर बराबर होते हैं तो इधर थीटा है तो इधर का भी कोण थीटा होता है। तो विसर्पी कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और दर्पण के बीच बन रहे कोण को ही विसर्पी कोण थीटा कहते हैं, या परावर्तित किरण और दर्पण के बीच बन रहे कोण को ही विसर्पी कोण कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे आई है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बाबू ये थीटा, थीटा को कहते हैं विसर्पी कोण। नया कोण है बाबू विसर्पी कोण, आप लोग पहले नहीं पढ़े थे। विसर्पी कोण को ग्लांसिंग, ग्लांसिंग एंगल या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। तो बाबू विसर्पी कोण की परिभाषा क्या है? थीटा की परिभाषा क्या है? क्या कहोगे? आपतित किरण, आपतित किरण और दर्पण के बीच बन रहे कोण को विसर्पी कोण कहते हैं, या परावर्तित किरण और दर्पण के बीच बन रहे कोण को विसर्पी कोण कहते हैं। चलो इसका मान निकाल दें। बाबू ये तो तय है कि ये वाला टोटल कोण कितना होगा? ये टोटल कोण 90 डिग्री, यानी आई प्लस थीटा, ये आई प्लस थीटा मिला करके क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आई प्लस थीटा बराबर बाबू हो जाएगा 90, तो विसर्पी कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई। बाबू याद रखना विसर्पी कोण का सूत्र मिल गया। विसर्पी कोण थीटा बराबर क्या होता है? 90 माइनस आई, या थीटा विसर्पी कोण थीटा बराबर 90 माइनस आई, आई बराबर आर होता है, क्योंकि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो बाबू आपको ये विसर्पी कोण का दो सूत्र मिला। विसर्पी कोण थीटा बराबर क्या हो गया? 90 माइनस आई या 90 माइनस आर। चलिए ये तो बात हो गई। अब बाबू हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट नोट की। देखिए बाबू ये कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, नामकरण कर दें एम डैश। इस समतल दर्पण पर भाई कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ रही है। बाबू ये है आपतित किरण, एओ आपतित किरण है, और ओ आपतन का बिंदु है, और यहीं से प्रकाश परावर्तित हो जाएगी तो ये परावर्तन का भी बिंदु होगा। तो एओ है आपतित किरण, ओ भी है परावर्तित किरण, ओ है आपतन और परावर्तन बिंदु, और बाबू ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। एक छोटा सा बात बताइए, अगर ये दर्पण ना होता, ये जो दर्पण देख रही है, दर्पण बाबू अगर नहीं होता तो प्रकाश की किरण एओ दिशा में आ रही थी, ये जो किरण एओ आ रही थी, अगर दर्पण नहीं होता तो ये किरण किधर चली जाती? सीधे। ये वाली किरण बाबू अगर दर्पण ना होता तो सीधे क्या हो जाती? सीधे निकल जाती, सीधे तो निकल जाती। बहुत अच्छा, लेकिन नहीं, दर्पण के वजह से ये सीधे नहीं गई है, सीधे नहीं गई है, यहाँ से आके टकरा के इधर भाग गई, टकरा के इधर भाग गई है, तो अपने ओरिजिनल दिशा से इतने कोण से विचलित हो गई है।
अपने ओरिजिनल दिशा से, ये उसका ओरिजिनल दिशा था, ओरिजिनल दिशा से इतने कोण से विचलित होकर इधर नहीं गई है, इधर से टकरा के इधर भाग गई, इधर भाग गई, यानी इतने कोण से विचलित हो गई, और इस कोण को कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। यही है बाबू विचलन कोण डेल्टा। अब ये विचलन कोण डेल्टा का मान निकालेंगे हम लोग। ये तो तय है बाबू कि ये है आपतन कोण आई, और ये है बाबू परावर्तन कोण आर। ये है आई, ये वाला कोण बाबू आई है, ये वाला कोण आर है, और ये डेल्टा है। ये तो तय है कि ये टोटल एंगल मिला के कितना होगा 180। तो बाबू ये टोटल एंगल में कौन कौन आ रहा है, आई आ रहा है, आर आ रहा है, और डेल्टा आ रहा है। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180। तो यह कह सकते हैं आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180। आई प्लस आर, परावर्तन कोण आर भी आई के बराबर होता है, तो आई प्लस आर भी आई प्लस डेल्टा बराबर 180। आई आई 2i प्लस डेल्टा बराबर 180। तो विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या हो गया, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो बाबू विचलन कोण का सूत्र हो गया विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, या विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2, और i बराबर होता है आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो विचलन कोण डेल्टा का सूत्र आ गया, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i है 180 माइनस 2r। ये डेल्टा कौन सा कोण है बाबू, विचलन कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं विचलन कोण को, ठीक है। बाबू कोई पूछ दे कि विचलन कोण किसको कहते हैं, तो प्रकाश की किरण, क्या हो रहा था, दर्पण था, प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के बाद अपने मूल दिशा से, अपने मूल दिशा से जितने कोण से दर्पण पर पड़ेगी तो इधर तो जाएगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी, तो यहाँ से टकरा के, यहाँ से टकरा के इधर भागेगी, यहाँ से टकरा के इधर भागेगी, तो अपने मूल दिशा से जितने कोण से मुड़ जाएगी, अपने मूल दिशा से जितने एंगल से मुड़ेगी उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने मूल दिशा से जितने एंगल से विचलित होकर के चली जाती है उसको विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। और बाबू हम कुछ नहीं दिखाए हैं, बस ये डेल्टा था और ये आई था और ये आर था। तो बाबू ये आई, ये आर और ये डेल्टा, तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा 180 हो गया। तो उससे विचलन कोण का सूत्र मिल गया 180 माइनस 2i या 2r। चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट नोट देखते हैं। बाबू नेक्स्ट नोट है, अब हम लोग देखेंगे विचलन कोण और विसर्पी कोण में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। हमने बाबू यहाँ पे आपको एक प्लेन मिरर दिखाया, ये समतल दर्पण है mm डैश। समतल दर्पण पर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ी ऐसे, AO है आपतित किरण, ये आपतित किरण आकर के यहाँ पे पड़ रही है। अगर बाबू ये दर्पण होता ही नहीं तो प्रकाश सीधे सीधे निकल जाता इधर, प्रकाश सीधे निकल जाता, लेकिन दर्पण की वजह से प्रकाश आकर के टकरा के इधर गया, टकरा कर इधर गया, तो ये AO है आपतित किरण और OB है परावर्तित किरण, OB परावर्तित किरण हो गया। अब यहाँ पे हम अभिलंब डाल दे रहे हैं, ये अभिलंब हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तय है बाबू कि प्रकाश की किरण आई है इस दिशा में, AO दिशा में आई है और आ करके नीचे नहीं गई है, दर्पण नहीं रहता तो नीचे चली जाती, दर्पण के उपस्थिति के कारण इधर से आके टकरा के इधर चली गई है, तो अपने ओरिजिनल दिशा से इतने कोण से मुड़ गई है, जिसको हम लोग विचलन कोण डेल्टा कहेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये आई होता है और ये आर होता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, ये थीटा होता है, ये विसर्पी कोण थीटा होता है और यह भी विसर्पी कोण क्या होता है, थीटा। अच्छा अब देखिए, तो थोड़ा सा और दिमाग लगा दें तो हमको एक चीज़ और पता चल जाएगा कि ये और ये दो रेखाएं हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला थीटा है तो ऑटोमेटिक शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा सेम होता है, थीटा सेम होता है, लेकिन ये थीटा और ये थीटा शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से सेम होगा। तो बाबू अब बोलो, ये टोटल डेल्टा विचलन कोण किसके बराबर होगा, डेल्टा बराबर थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा।
तो विचलन कोण डेल्टा बराबर हो जाता है थीटा और थीटा 2 थीटा। तो बाबू ये पूरा विचलन कोण, ये पूरा विचलन कोण डेल्टा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के बराबर होगा। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर थीटा प्लस थीटा, यानी विचलन कोण डेल्टा बराबर 2 थीटा। डेल्टा क्या है बाबू? विचलन कोण, विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन बराबर 2 इंटू थीटा। थीटा है विसर्पी कोण, विसर्पी कोण। इसलिए आप सीधे सीधे कह देना कि जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण वो विसर्पी कोण से डबल होता है, डबल, एकदम डबल होता है। तो विचलन कोण का मान विसर्पी कोण का डबल होता है। ओके, तो यही कुछ बातें थी जिसको हमको याद रखना था। बाबू हम लोग मेन जो चीज़ देखें वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ देखें बाबू, पहला चीज़ देखें कि आई बराबर आर। इसी को बाबू वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो आर कैप बराबर आई कैप माइनस 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। देखें आई बराबर आर, ये परावर्तन का दूसरा नियम है, ये वेक्टर फॉर्म में है। फिर हमने देखा बाबू कि विसर्पी कोण थीटा बराबर 90 माइनस आई, या थीटा बराबर 90 माइनस आई जो होता है आर के बराबर होता है, तो थीटा बराबर 90 माइनस आई या 90 माइनस आर। फिर विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 आई, या डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 आर देखा। और लास्ट में बाबू हमने देखा कि विचलन कोण डेल्टा विसर्पी कोण थीटा से डबल होता है। ओके, तो डेल्टा बराबर 2 थीटा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।